नमस्कार मित्रों, योगाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शयन कक्ष से संबंधित कुछ सामान्य वास्तु सिद्धांत के बारे में तथा हम जानेंगे कि शयन कक्ष में किस प्रकार से होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए तथा शयन कक्ष के निर्माण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि शयन कक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दिन भर की थकान के बाद एक ऐसी जगह होती है जहां हम चैन की नींद लेना चाहते हैं। शयन कक्ष के बारे में और शयन के बारे में, आपके बेड की दिशा कहाँ हो, आपके पलंग की दिशा कहाँ हो, इसके बारे में एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत है जो मुझे लगता है कि आप सभी इससे परिचित होंगे कि सोते समय मनुष्य का सिर उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सोते समय हमारे सिर को दक्षिण दिशा की ओर करके सोना चाहिए ताकि जो चुंबकीय तरंगों का प्रवाह है वो ठीक से हो सके। और यदि चुंबकीय तरंगों का प्रवाह अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें नींद भी अच्छी आएगी। शयन कक्ष कितना बड़ा हो, शयन कक्ष की लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, इसके बारे में एक बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत है कि शयन कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उसके गुणनफल में, यानी शयन कक्ष की जो लंबाई और चौड़ाई है, जब हम उसे गुना करते हैं तो उसे गुना करने से हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 9 से गुना करना है और उसे 8 से भाग देने पर 3 या 5 शेष बचना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये शयन कक्ष है, इसकी लंबाई 10 और 12 हम मान लेते हैं, तो इसके शयन कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी ये 120 आएगा। इस 120 को हमें इंटू 9 करना है, इसे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। हम देख लेते हैं 120 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी 1080। अब इस 1080 1080 हमें जो संख्या प्राप्त हुई है इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसे जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। यहाँ हमें 135 प्राप्त होगा और शेष फल हमें 0 मिलता है। तो शयन कक्ष की ये लंबाई और चौड़ाई है, इसके बारे में जो मैंने अभी सिद्धांत की बात की कि इसमें यही सिद्धांत है कि लंबाई और चौड़ाई को हमें गुना करना है और लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पुनः 9 से गुना करना है और उसे 9 से गुना करने के बाद 8 से भाग देना है और 8 से भाग देने पर, यदि 8 से भाग देने के पश्चात यदि शेष जो है वो 3 या 5 बचता है, तो जैसे 3 अगर बचता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं शेष 0 बच रहा है, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि शेष 0 है, लेकिन शेष 0 नहीं 3 या 5 होना चाहिए। अगर शेष 3 है तो, या शेष 5 है तो ऐसा जो शयन कक्ष होता है वो उत्तम होता है। यदि 3 शेष बचता है तो दक्षिण दिशा में बनाए गए शयन कक्ष के आकार का फल शत्रु पर विजय, आर्थिक एवं शारीरिक सुख प्राप्ति होता है। और अगर 5 बचता है तो पश्चिम दिशा में बनाए गए शयन कक्ष के आकार का फल आर्थिक संपन्नता लाता है। तो ये एक बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत है जिसे आप सभी शयन कक्ष बनाने के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में आप स्वयं भी इस चीज़ को करके देख सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं शयन कक्ष के बारे में कुछ सामान्य सी बातें हम देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक डायग्राम है। इस डायग्राम में कुछ जगह टिक लगा हुआ है और कुछ जगह पर क्रॉस बना हुआ है। तो इन सभी जगह पर टिक लगा हुआ है, जहाँ एक सही का निशान बना हुआ है और जहाँ क्रॉस यानी गलत का निशान बना हुआ है। तो जहाँ भी सही का निशान बना हुआ है, जैसे वायव्य कोण के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर और पश्चिम दिशा का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। वैसे ही उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोण होता है वो ईशान कोण कहलाता है। वैसे ही दक्षिण पश्चिम का जो कोण होता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है और दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है वो आग्नेय कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे वायव्य कोण के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे थे जहाँ भी ये टिक का निशान लगा हुआ है वहाँ हम शयन कक्ष बना सकते हैं। यानी अगर आपका ये एक घर है, इस पूरे ये को हम एक चौकोर टुकड़ा एक घर मान लेते हैं, उस घर में इन जगहों पर, इन कोनों पर या इन दिशा में हम अपना शयन कक्ष बना सकते हैं। वहीं ईशान कोण में शयन कक्ष बनाने से
बचना चाहिए। यह एक बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत है जिसे पालन करने के लिए आपको किसी वास्तुशास्त्री की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी इन छोटी छोटी चीज़ों को देख करके अपने शयन कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। तो शयन कक्ष से संबंधित हम कुछ और भी सामान्य सी बातें कर लें। शयन कक्ष से संबंधित जब हम कुछ बातें करते हैं तो शयन कक्ष से संबंधित कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे गृह स्वामी का शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए या घर के अन्य लोगों का शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए। गृह स्वामी के शयन कक्ष की हम जब भी बात करें तो गृह स्वामी का जो शयन कक्ष है वो दक्षिण पश्चिम कोण में, गृह स्वामी का शयन कक्ष जैसे कि यहाँ हमने देखा, ये जो कोना है यहाँ हम देख सकते हैं गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम कोण में होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व अर्थात स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए इस स्थान पर अगर गृह स्वामी का शयन कक्ष होता है तो वैसे भवन में व्यक्ति दीर्घकाल तक रहता है। और यदि गृह स्वामी का कार्य ऐसा है कि जिसमें ज़्यादातर उसे टूर पे रहना पड़ता हो, घर से बाहर रहना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में जो शयन कक्ष है वो आप वायव्य कोण में निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। ये गृह स्वामी का शयन कक्ष कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात की। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में हो सकता है, ये इस दिशा में हो सकता है, या फिर अगर गृह स्वामी का ऐसा काम है जो ज़्यादातर वो अपने घर से बाहर उसे रहना पड़ता हो, टूर पे रहना पड़ता हो, दूसरे शहर में रहना पड़ता हो, तो ऐसे ये में वायव्य कोण में आप गृह स्वामी का जो शयन कक्ष है वो बना सकते हैं। और कई लोगों का घर छोटा होता है, उसमें अलग से पूजा स्थल बनाने की जगह नहीं होती है, तो अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है कि आपको शयन कक्ष में ही अपने बेडरूम में ही पूजा स्थल बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में आप ईशान कोण में पूजा स्थल बना सकते हैं। ईशान कोण में ध्यान रखिएगा, ईशान कोण हमारे घर का बहुत ही पवित्र स्थान होता है। इस स्थान पर कभी भी भारी वस्तु नहीं रखी जाती है, लेकिन पूजा स्थल वहाँ पर बनाया जा सकता है। आप कभी भी वहाँ पलंग नहीं लगाएं, पलंग एक भारी चीज़ होती है, आप कभी भी वहाँ पर पलंग नहीं लगाएं। और अगर आप ईशान कोण में अपने घर का अपने बेडरूम में पूजा स्थल बना रहे हैं तो एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि आप जब पलंग पर सोते हैं तो आप सिर पूरब की तरफ रख सकते हैं ताकि आपका पैर पूजा स्थल की तरफ ना रहे। मान लीजिए कि आप इस तरफ पश्चिम की तरफ सिर करके सोएंगे तो आपका पैर जो है वो पूरब की तरफ हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपने उधर उसके कोने में पूजा स्थल बनाया है। इसलिए अगर आप ईशान कोण में पूजा स्थल बनाते हैं तो सिर आप पूरब की तरफ, ये पूरब दिशा है, यहाँ पर आप सिर करके सो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बच्चे के लिए, अविवाहित के लिए या मेहमान के लिए पूरब दिशा में शयन कक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो नए नवविवाहित जोड़े हैं, उनको उनका बेडरूम कभी भी इस दिशा में, पूरब दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखें तो शयन कक्ष में आपका बेड इस तरह से होना चाहिए कि सोने से सिर पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की ओर रहे। ठीक है। शयन कक्ष में आपका बेड इस तरह होना चाहिए कि सोते समय आपका सिर पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में रहे, जिससे आप सुबह जब उठे तो आपका चेहरा जो है या तो पूरब दिशा में रहे या उत्तर दिशा में रहे। पूरब दिशा जो है वो सूर्योदय की दिशा है और उत्तर दिशा जो है वो धनपति कुबेर की दिशा मानी गई है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो आपका चेहरा इन दोनों दिशा में से किसी एक की तरफ हो। और सोते समय आपको सिर पश्चिम दिशा की ओर अगर रखना हो, अगर आप सोते समय अपना सिर पश्चिम दिशा की ओर रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पलंग का एक सिरा, अगर ये पलंग है और आप सोते समय सिर पश्चिम दिशा की ओर रख रहे हैं तो पलंग का एक सिरा जो है वो पश्चिम दिशा की दीवार को छूना चाहिए। इसी तरह अगर आप सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अपना सिर रख रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका पलंग का जो एक सिरा है वो दक्षिण दिशा की दीवार को टच करना चाहिए, उसको छूते हुए होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पहले भी बात किया था कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके
नहीं सोना है। इसी तरह घर के मुख्य द्वार की ओर सिर करके नहीं सोना है। और कई लोगों का भवन 2 स्टोरी होता है, एक से ज़्यादा मंजिल होती है उसमें। तो ऐसी स्थिति में अगर संभव हो तो गृह स्वामी की, जो घर के मुखिया हैं, उनका जो बेडरूम है वो ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए। और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में अगर आप शयन कक्ष बनाते हैं तो वहाँ आपके घर के जो वयस्क विवाहित बच्चे हैं उनको आप वो शयन कक्ष दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक आदर्श शयन कक्ष कैसा होना चाहिए उसका एक प्रारूप देने की कोशिश की है। शयन कक्ष में आप कोशिश करें कि पलंग के आपके दाईं ओर में छोटा एक टेबल रखें जिसमें कोई भी ज़रूरी सामान जैसे दूध, पानी, टेबल लैंप, इन सभी चीज़ों को रखने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और प्रकाश व्यवस्था करते समय पलंग पर आपके मुंह के सामने प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो लेटते समय आपकी आंखों पर जब प्रकाश पड़ेगा तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। इसलिए प्रकाश जो है वो हमेशा आपके पीछे की ओर से या बाईं ओर से आना चाहिए। और पलंग जो है कभी भी आपके बेडरूम में दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो हमेशा आपके घर में अशांति, आपके मन में अशांति बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी। और साथ ही पलंग के सामने दीवार पर, ये जैसे कि यहाँ पलंग है तो पलंग के सामने की दीवार पर आप कोशिश करें, ये जो पलंग के सामने का ये जो दीवार बन रहा है यहाँ पर आप कोशिश करें कि कुछ अच्छी चित्र लगाएं, कुछ प्रेरक चित्र लगाएं, कुछ मन को अच्छा लगने वाली चित्र लगाएं, आदर्शवादी चित्र लगाएं या दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने वाले चित्र लगाएं। और आप कोशिश करें, आजकल आपने कई घरों में देखा होगा कि 2 पल्ले वाला दरवाज़ा रहता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके शयन कक्ष में 1 पल्ले का दरवाज़ा हो, 2 पल्ले का दरवाज़ा वहाँ ना हो तो उपयुक्त है। इसी तरह विद्यार्थियों को किस सिरहाने सोना चाहिए, तो विद्यार्थी पश्चिम में सिरहाना करके सो सकते हैं। और पूरब में अगर कोई वृद्धजन सिरहाना करके सोते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, ध्यान साधना वो करते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो पूरब की ओर वृद्धजन सिरहाना करके सो सकते हैं। इसी तरह शयन कक्ष के बारे में और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रख करके अपने शयन कक्ष का निर्माण करवाना चाहिए, परंतु ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।